वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए हम 23 दिसंबर की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश की सीमा में लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम के नीचे ही पश्चिम बंगाल का जाता है एरिया, जिसको चिकन नेक के, तो ये तो बांग्लादेश से तो लगेगा नहीं। तो आप जैसे ही सिक्किम को कट करेंगे तो आप बिल्कुल सही अपने विकल्प पहुंच जाएंगे। दूसरा जैसे कट होगा तो या तो पहला चौथा, तो आपको असम का तो पता ही रहता है कि बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहला तीसरा चौथा आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये राज्य हुए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का कर राजस्व, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर राजस्व लिखा, और कोई राजस्व नहीं लिखा है। तो कर कौन सा, मतलब इसमें कर कौन से, आपको ये पहचानना है। यहाँ पे तो आपको देखिए, यहाँ पे निवेश लाभांश जो प्राप्त होता है तो गैर कर राजस्व है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ये भी गैर कर राजस्व, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। तो आपको पहला दूसरा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो आप पढ़ लीजिए, आप पहले में क्या था? व्यक्तिगत कर, इनकम टैक्स, और दूसरा है उत्पाद शुल्क। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्या है? भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव सूचकांक, जो प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पद चिन्ह के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाता। तो ये क्या है? आप जानते हैं एसडीआई कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। उसी में संशोधन करके निकाल दिया गया है पीएचडीआई, प्लानिटरी प्रेशराइज्ड एडजस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कौन निकालेगा इसको? भी यूएनडीपी निकाल दी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कौन कौन से हैं? यहाँ पे क्या लिखा? सही नहीं। तो आपको सही नहीं कथन सर्च करना है। विगत 2 वर्षों में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कुल चावल गेहूं का 50% से अधिक 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि पंजाब लगभग 28%, हरियाणा लगभग 15% और यहाँ पे मध्य प्रदेश लगभग 10% के आसपास। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये तो 50% तो हो ही जाएंगे, उससे ऊपर। तो पहला ऑप्शन सही है, मगर यहाँ क्या आप पूछा? सही नहीं। दूसरा का चावल के लिए कार्बन फुटप्रिंट गेहूं की तुलना में अधिक है। तो क्यों अधिक है? क्योंकि चावल के लिए क्या लगता है? सिंचाई की मात्रा ज़्यादा चाहिए, उर्वरक ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या, चावल में सिंचाई होगी तो बिजली कहाँ से मिलती है? बिजली कार्बन, या उससे हम लोग थर्मल से बनाते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट उसका वैसे भी अधिक होगा। तो दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा? सही नहीं। तो दूसरा इसका ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। जिला खनिज फाउंडेशन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि डीएमएफ का संचालन राज्य सरकारों के अधीन है, बिल्कुल सही, तथापि केंद्र सरकार के पास योगदान की दरों को निर्धारण करने की शक्ति है। तो पहला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई खनिज करने वाला जहाँ पे खनिज संसाधन है उस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट कर का निर्धारण कर देती, तो डीएमएफ फंड को राज्य के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में माना जाता। दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या है? इस जो फंड इसका मिलता है उस क्षेत्र के जहाँ पे खनिज संसाधन का खनन किया जाता, तो उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो उससे फंड कौन देता? तो जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा धन का प्राप्त उपयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा। तीसरा भी सही है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। ये क्या है? ये भारत, ठीक है, अब देखिए, वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए उन्हें मौत की सजा दी गई। बाद में उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता के सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में बन गए। तो आप यहाँ पे ये आप सुनते होंगे सबसे कम उम्र, तो इससे तो आपको यहाँ पे खुदीराम बोस लगेगा, मगर याद रखिए कि केस कौन सा था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, अगर इसमें आपको डाउट हो सकता है, मगर
याद रखिए कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका थी। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वां क्या है, विशेष रूप से कमजोर भारतीयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 1950 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर आदिवासी समूह को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचाना। तो 1975 के बाद, 1950 तो था ही, ऐसा कुछ पहचान की ही नहीं गई थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही अब पहला कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पहुंच जाएंगे, दूसरा तीसरा, ये दूसरा तीसरा सही। आप पढ़ लीजिए एक बार, 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा क्या है, पीवीटीजी समुदाय वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निवास के अधिकार के हकदार है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये क्या पूछा गया, पीवीटीजी के निर्धारण के लिए क्या क्या मापदंड है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या, प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या, घटती जनसंख्या, ये भी सही है। बहुत कम साक्षरता, तो ये भी सही है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, मतलब बहुत कम आय प्राप्त करते, तो ये भी सही। पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। ठीक है, अब नवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचारों में सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता और सामरिक व्यापार प्राधिकरण पाते हैं। तो ये है भारत अमेरिका व्यापार। ठीक है, जिसको जर्नलाइज्ड प्रेफरेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्घाटन आईओएनएस भारत में यहाँ पे 2015 में नहीं किया गया है, ये 2008 है। ठीक है, भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, इसके जैसे नाम से आप पढ़े, इसको पढ़ेंगे तो आप दूसरा ऑप्शन सही लग जाएगा। आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री राज्यों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग में वृद्धि करना चाहता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, हिमालयन ट्रिलियन नामक पौधे को अक्सर समाचारों में क्यों उल्लेख किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है जो अल्पाइन या सेमी अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, हरियाणा या हिमालय क्षेत्र में। तो इसमें क्या है, इसका मेन प्रयोग ये अर्क या दवा व्यापार के लिए किया जाता है। इसके बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल या कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे कच्चे तेल का आपको गुजरात तो पता हुआ है, गुजरात और असम। ठीक है, तो आप जहाँ पे गुजरात असम है तो वो तो पहले में नहीं है, और मतलब गुजरात असम 3 में, तो यहाँ पे बिहार है। तो बिहार में आपको पता है कि ऐसे कोई खनिज संसाधन पाए नहीं जाते। तमिलनाडु में आपको पता है ऐसे कुछ पाए नहीं जाते। राजस्थान में गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, क्या है, एनडीएमए के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक गैर सांविधिक निकाय है। तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बना हुआ है, तो सांविधिक निकाय हो जाएगा। तो पहला तो गलत है। तीसरा क्या है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय बैठक को शासित करता। तो यहाँ पे गृह मंत्री तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ तीसरा कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आप सही विकल्प पे पहुंच जाएंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, में कहाँ स्थित है, तो आप ये इसका है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, हुलाक हुलाक गिबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह एक लुप्त प्राय प्राणी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडेंजर्ड। तीसरा का, यह भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐप, यहाँ वानर का मतलब मंकी उनकी समझ लीजिए, यहाँ पे ऐप का है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा इसका गलत है, तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी सही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।